बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल एमडीकेट के तहत जो अभी एमकेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पीएमसी सिलेबस के अंदर एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्व एंड नर्व इम्पल्स। नर्व को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आइए नोट करते हैं। नर्व और न्यूरॉन, it is the basic structural and functional unit of nervous system. It is the basic structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन्स की 3 किस्में होती हैं। ये 3 नाम आप इस वक्त देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। ये टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, इसे हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और इंटर न्यूरॉन जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस किसे कहा जाता है? किसी भी किस्म की तब्दीली को, चेंज को, वेरिएशन को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर एक स्टिमुलस है, जैसे कि स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल, विजन, ये एक स्टिमुलस है, ठीक है। इस तरीके से टच एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस किसी भी चेंज को कहते हैं। इस चेंज को रिसीव करने के लिए हमारे पास पूरी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हम उसे रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में हेड टू टो मौजूद होता है, जो तमाम किस्म की स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर एक अलग टॉपिक है, हम इस वक्त उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे। रिसेप्टर से ये मैसेज सीएनएस तक जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है तो आप देखिए ये पूरा पाथवे है। इस पाथवे के अंदर जो न्यूरॉन वर्क करेगा, हम उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि इम्पल्स लेकर जाता है रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है। सीएनएस डिसाइड करता है कि हमने इस स्टिमुलस के फेवर में काम करना है या उसके अगेंस्ट। तो अब ये एक मैसेज है सीएनएस का, जो यहाँ से वापस आ रहा है टूवर्ड्स द एफेक्टर्स। एफेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। ये भी बॉडी में हेड टू टो, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, हर जगह मौजूद होते हैं। और इफेक्टर का काम ये होता है कि ये रिसेप्टर के फेवर में, स्टिमुलस के फेवर में या उसके अगेंस्ट जाके काम करता है, ठीक है। तो जो इम्पल्स सीएनएस से इफेक्टर तक आ रहा है, हम उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मोटर को हम इफरेंट भी कहते हैं और सेंसरी को हम एफरेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 2 पाथवे बन जाता है, एक रिसेप्टर से लेके सीएनएस तक, इसको हम एफरेंट पाथवे कहेंगे, और दूसरा जो है वो सीएनएस से लेके इफेक्टर तक, जिसे हम इफरेंट पाथवे कहेंगे। सेंसरी पाथवे या मोटर पाथवे, या दूसरे लफ्ज़ों में बिलतरतीब हम इसे कहेंगे एफरेंट पाथवे या इफरेंट पाथवे, ठीक है। और फिर जो दरमियान में एक बात की गई आपसे कि स्टिमुलस के फेवर में या स्टिमुलस के अगेंस्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए, कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉडी स्टिमुलस के फेवर में काम करती है, और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे हम स्टिमुलस के अगेंस्ट जाके काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपको सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये काम जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट है, ठीक है, कि आपको सर्दी लग रही थी, आपने अपनी जगह तब्दील कर ली, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहे हो, मिसाल के तौर पे जब आप स्टीम ले रहे होते हैं तो स्टीम से आपका फेस बर्न होता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? टेम्परेचर। आप स्टीम ले रहे हैं तो टेम्परेचर आपकी स्किन को फील कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जो आपकी स्किन पे अफेक्टेड है, उसके बावजूद जबकि आपकी स्किन बर्न हो रही है, फिर भी आप उस स्टीम को कंटिन्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आप स्टिमुलस के फेवर में काम कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर आपकी स्किन को बर्न कर रहा है, उसके बावजूद आप उस स्टीम को कंटिन्यू ले रहे होते हैं, ठीक है।
तो स्टिमुलस के फेवर में भी वर्क होता है और स्टिमुलस के अगेंस्ट भी वर्क होता है। मिसाल के तौर पे जब आपको गर्मी लगती है तो आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टिमुलस के अगेंस्ट वर्क है, और स्टीम का लेना और टेम्परेचर का बर्दाश्त करते रहना ये स्टिमुलस के फेवर में। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि स्टिमुलस के फेवर में वर्क करना है या स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो डिसाइड करता है CNS। इसीलिए जब कोई स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और मैसेज को कन्वे कर देते हैं टूवर्ड्स द CNS, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करता है कि हम स्टिमुलस के फेवर में काम करेंगे या स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है। तो CNS से ये मैसेज आपका इफेक्टर तक जाता है जो मोटर न्यूरॉन लेके जाता है, और फिर इफेक्टर उस मैसेज के अकॉर्डिंग काम करता है जो CNS से उसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 3 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम मोटर पाथवे में देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं। तो 2 न्यूरॉन के दरमियान में जो ये तीसरा न्यूरॉन है हम इसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। 2 न्यूरॉन के दरमियान जो तीसरा न्यूरॉन होता है हम उसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो मैसेज वापस इफेक्टर तक लेकर आ रहे हैं, और इसमें 2 न्यूरॉन के दरमियान जो तीसरा न्यूरॉन होता है हम उसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। बॉडी में इसकी तादाद कम और ब्रेन में इसकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि ब्रेन के मुख्तलिफ सेंटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होते हैं। आइए बात करते हैं नर्व के स्ट्रक्चर पे। नर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व। नर्व को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सोमा। सोमा को हम सेल बॉडी भी कहते हैं, इसे हम साइटोन भी कहते हैं। नंबर 2 डेंड्राइट्स, एंड नंबर 3 एक्सॉन। और इस एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट नर्व। सोमा, दूसरा नाम सेल बॉडी, तीसरा नाम साइटोन, सेकंड स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स, एंड थर्ड एक्सॉन, सेकंड नेम नर्व फाइबर। इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अगर हम देख लें, देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस मिलते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं इसी को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और इसी डेंड्राइट में से किसी एक डेंड्राइट से एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन या नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट सेल है, और यही कंप्लीट सेल सेल बॉडी कहलाता है, जिसके 2 नाम ऊपर मेंशन किए गए कि हम इसे साइटोन भी कहते हैं और हम इसे सेल बॉडी भी कहते हैं और इसे सोमा भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, ठीक है। तो इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, सराउंडिंग में इसका ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बाहर की तरफ जो सेल का जो प्रोजेक्शन बना हुआ है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और किसी एक डेंड्राइट से एक लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम एक्सॉन या नर्व फाइबर कहते हैं। ये एक्सॉन 2 किस्म के होते हैं। देखें कुछ ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जिसमें दरमियान में कुछ ख़ास किस्म के सेल्स लगे हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं श्वान सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं एक्सॉन्स के इन बिटवीन ये
श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जहाँ श्वान सेल्स होते हैं इसके सराउंडिंग से एक फैटी शीट बनती है। ये एक फैटी शीट है और हम इस फैटी शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट है दोनों तरफ से, ठीक है, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जब न्यूरॉन में मौजूद होता है तो हम उसे माइलिनेटेड नर्व कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व वो होता है जिसमें नर्व इम्पल्स की कंडक्शन फास्ट होती है, और जब नर्व अनमाइलिनेटेड होता है तो उसमें ये माइलिन शीट एब्सेंट होता है, और माइलिन शीट के एब्सेंट होने की वजह से नर्व इम्पल्स की कंडक्शन स्लो हो जाती है। यहाँ पे ये बात याद रखें कि कभी हमें इम्पल्स का क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे करंट लग जाए तो हमें फौरी तौर पे रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पर नर्व माइलिनेटेड होना चाहिए। और भूख का लगना या प्यास का लगना या नींद का आना, ये ऐसे स्टिमुलस हैं जिस पे क्विकली रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, तो वहाँ पे माइलिन शीट की ज़रूरत नहीं होती। दो माइलिन शीट के दरमियान में आप देखें गैप है, यहाँ पर भी आपको गैप नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आपको गैप नज़र आ रहा है। दो माइलिन शीट के दरमियान में जो गैप होता है हम इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, तो ये भी नोड ऑफ रेनवियर है, ये भी नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, जहाँ आप देखते हैं कि एक्सॉन ख़त्म हो रहा है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, एक्सॉन टर्मिनल। और जहाँ से एक्सॉन शुरू हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जहाँ से एक्सॉन शुरू हुआ, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, और जहाँ पे ख़त्म हो गया ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर हम देखते हैं कि हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं एक्सॉन नोब, ये एक्सॉन नोब है। और फिर हर एक्सॉन नोब के इनसाइड हमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ें मिलती हैं, लाइक दिस, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ें हैं। इन तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ों को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स की इम्पॉर्टेंस ये है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इम्पल्स को एक नर्व से दूसरे नर्व में मूव करवाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल कंपाउंड्स हैं, और ये केमिकल कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमिशन। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एक्सॉन नोब। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। नंबर 2 एपिनेफ्रिन। नंबर 3 नॉरएपिनेफ्रिन। नंबर 4 हिस्टामीन। नंबर 5 निकोटीन।
नंबर 6 डोपामीन। नंबर 7 गाबा, GABA, गाबा। तो गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? गाबा का फुल फॉर्म गैमा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गैमा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पीएमसी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा था, मैंने उसमें से इम्पॉर्टेंट सारे नाम आपको बता दिए। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, निकोटीन, हिस्टामीन, डोपामीन और गाबा यानी कि गैमा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन किसे कहते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिशन। टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। टॉपिक का हमारा दूसरा हिस्सा है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स पे हम बात करेंगे, लेकिन नर्व इम्पल्स पे बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में तमाम एजुकेशन सेक्टर्स तकरीबन बंद हो चुके हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया। आप यकीनी तौर पे एमकेट का एग्ज़ाम दे के आगे स्विच करेंगे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, लेकिन आपके वो फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फेलोज़, आपके कोचिंग फेलोज़, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स जो इस वक्त फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओ लेवल ए लेवल के अंदर हैं, या वो अगले साल 2021 में एमकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, हम सीनियर मोस्ट टीचर्स जो कि कराची के सबसे टॉप मोस्ट सेंटर में डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल इंस में, उससे पहले अनीस हुसैन और इसके अलावा आदम जी के प्लेटफॉर्म से पिछले 26 सालों से हम टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इस लॉकडाउन के अंदर भी और लॉकडाउन के बाद भी, ताकि वो हमारे स्टूडेंट जो शहर कराची में नहीं रहते, जो हमसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस नहीं पढ़ सकते, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी शहर से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है, अगर वो हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो वो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ओ लेवल के हों, ए लेवल के हों, बायोलॉजी फर्स्ट या सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप 2021 में आपने नेशनल एमडीकेट के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ठीक है, तो आप इस वक्त जो है आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड चल रही होगी। ठीक है, और वो स्लाइड है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से और इसके अलावा जो ऑनलाइन नेशनल एमडीकेट के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वह एडमिशन ले सकते हैं। और उस स्लाइड के अंदर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे होंगे, मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। 0333 23 47 307 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ऑनलाइन जो है टीच करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ। आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं वो मिली वोल्ट में होती है। जैसे बिजली का करंट आप जानते हैं वोल्ट में होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं वो मिली वोल्ट्स में होती हैं। तो इस वजह से हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल। और न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वे करने के लिए होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं केमिकल इम्पल्सेस या केमिकल ट्रांसमिशन, और जो पोटेंशियल की वैल्यू उसकी वजह से हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल। तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यूज़ में और न्यूरोट्रांसमीटर्स में होने वाली जो चेंजेस होती हैं, इसी को हम मजमूई तौर पे नर्व इम्पल्स कहते हैं। इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है?
इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। दूसरी डेफिनेशन नर्व इम्पल्स की, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स from one neuron to another neuron by the help of neurotransmitters called nerve impulse। नर्व इम्पल्स की जनरेशन 4 स्टेप्स में होती है। 4 स्टेप्स। नंबर 1, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम RMP भी कहते हैं। नंबर 2, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्टली AP भी कहते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एंड नंबर 4, synapse। So there are 4 steps of the conduction of nerve impulse: resting membrane potential, action potential, propagation of nerve impulse, and last and final synapse। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू देखी जाती है जब आपका नर्व रेस्टिंग कंडीशन में होता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, और इसकी वैल्यू -40 से लेकर -90 मिलीवोल्ट तक होती है। -40 टू -90। तो इस तरीके से जो इसका एवरेज बनता है वो एवरेज है -65 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ किताबों में -100 तक दिया हुआ है, तो उन्होंने एवरेज -70 लिया है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल जो पॉइंट है वो -65 मिलीवोल्ट है। एक्शन पोटेंशियल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है डीपोलराइजेशन और एक होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन अगेंस्ट रेस्टिंग कंडीशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू -65 ही होगी, लेकिन जो डीपोलराइजेशन है वो एग्जैक्ट +40 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है। देन प्रोपेगेशन और फिर साइनेप्स। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वही एक्सॉन है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। ये वही एक्सॉन है। आप जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा लेमा होता है, तो चूंकि ये एक्सॉन है तो हम इसको एक्सोलेमा कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा की जगह एक्सोलेमा। और इनसाइड साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को हम, चूँकि हम इस वक्त एक्सॉन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। यानी आउटसाइड एक्सोलेमा और इनसाइड एक्सोप्लाज्म। इस मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सोडियम और पोटाशियम आयंस पाए जाते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है, तो आप जानते हैं सोडियम कैट आयन है, तो हम बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, क्योंकि सोडियम कैट आयन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बाहर की तरफ पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इनसाइड, जैसे हमने कहा कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, लेकिन इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होता है, आउटसाइड कम होता है। ठीक है। अब बज़ाहिर हम देखते हैं कि पोटाशियम भी कैट आयन है, तो इनसाइड भी चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इनसाइड चार्ज की वैल्यू हम नेगेटिव लगा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे PMC आपसे पूछ सकता है। MCQs इस पॉइंट पे बन सकते हैं कि इनसाइड पोटाशियम है और पोटाशियम कैट आयन है, तो कैट आयन होने के बावजूद इनसाइड पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज क्यों है? देखिए, इसके 2 आंसर्स हैं। पहली बात तो ये
कि जब हम बात करते हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड सिर्फ सोडियम है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और सोडियम के कंसनट्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा पोटाशियम है, तो पोटाशियम भी कैटाइन, सोडियम भी कैटाइन। तो आउटसाइड जो चार्ज है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पे सिर्फ आता है कि इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, माइनस क्यों है, ठीक है, जबकि पोटाशियम कैटाइन है। तो देखिए इनसाइड एक कंप्लीट सेल है, और जब इनसाइड एक कंप्लीट सेल है तो सिर्फ इसमें सोडियम नहीं होगा, सिर्फ इसमें पोटाशियम नहीं होगा, ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें लिपिड है, क्योंकि इनसाइड द सेल सारी चीज़ें होती हैं। तो जब सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब की जो चार्ज वैल्यू है वो नेगेटिव है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड्स हो। इनसाइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी पोटेंशियल की वैल्यूज़ नेगेटिव होती है और सोडियम पोटाशियम की पॉजिटिव होती है। तो अगर हम इतने सारे नेगेटिव के अंदर अगर हम थोड़े से पॉजिटिव को ऐड कर लें तो भी आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। इसलिए इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू है वो सिर्फ पोटाशियम की वजह से नहीं, वो पूरे कंप्लीट सेल की वजह से है, इसलिए इनसाइड नेगेटिव चार्ज हम अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने यहाँ एक्सोलेमा कहा, ठीक है, हम ये जानते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल उसे कहा जाता है जो कुछ चीज़ों को डिफ्यूज़ होने के लिए अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को डिफ्यूज़ होने के लिए अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब ये पोटाशियम को तो अलाउ करता है कि ये इनसाइड टू आउटसाइड डिफ्यूज़ हो सके, लेकिन सोडियम को अलाउ नहीं करता, ठीक है। पोटाशियम को अलाउ कर रहा है कि वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव हो सकता है, लेकिन ये सोडियम को अलाउ नहीं करता कि वो आउटसाइड टू इनसाइड डिफ्यूज़ हो सके, ठीक है। अब मेरी बात को समझें। अब इनसाइड देखिए सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, ठीक है, सिर्फ पोटाशियम है जो पॉजिटिव है। और ये पोटाशियम भी जो है चूँकि एक्सोलेमा इसको अलाउ करती है, तो ये पोटाशियम इनसाइड टू आउटसाइड डिफ्यूज़ हो रहा है। तो इनसाइड जो पॉजिटिव है वो और मज़ीद बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी और अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, इसलिए कि पोटाशियम जो पॉजिटिव था वो खुद भी बाहर जा रहा है, ठीक है। बात आगे समझ में। तो इनसाइड नेगेटिव होने की दो वजूहात हैं। एक वजह मैंने आपको ये समझा दिया और दूसरी वजह ये कि पोटाशियम को एक्सोलेमा अलाउ करती है, वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर सकता है, लेकिन सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड मूव नहीं कर सकता, इसलिए इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं जो होती है -65 मिलीवॉल्ट, ठीक है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जब आपका नर्व रेस्टिंग कंडीशन में है, जब नर्व काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब जैसे ही कोई इम्पल्स आता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी को करंट लग जाए, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे प्रेशर अप्लाई हो, मिसाल के तौर पे टच रेस्पॉन्स हो, कोई भी स्टिमुलस जैसे ही आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। याद रखिए कि एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक्शन पोटेंशियल हमेशा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे अपना वर्क करता है। सवाल ये पैदा होता है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता क्या है जिस पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। देखिए कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसके लिए हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं, तो उस पर कभी भी रेस्पॉन्स नहीं आता। रेस्पॉन्स जब भी आएगा उस वक्त आएगा जब कोई एक्टिविटी अगेंस्ट द हैबिचुएशन हो। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कुछ लोगों का हेयर स्टाइल ऐसा होता है कि उनके कुछ बाल जो होते हैं वो चेहरे के ऊपर होते हैं, जिसमें ख़वातीन सर फहरिस्त हैं, ठीक है। उनके बालों का स्टाइल ऐसा होता है कि कुछ बाल उनके फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर लटक रहे होते हैं, हैंगिंग कंडीशन में होते हैं और वो अच्छे खासे बाल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टिमुलस जनरेट नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, क्योंकि वो उनकी हैबिचुएशन का हिस्सा है। लेकिन इसके मुकाबले में जो लोग अपने बालों का स्टाइल इस तरह से रखते हैं कि उनके बाल फोरहेड पे या चीक्स पे नहीं होते, अगर एक बाल यहाँ दूसरी तरफ क्या है इतने सारे बाल, इधर एक बाल भी चेहरे पे आ जाए तो आप उसको हटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डिफरेंट है,
ठीक है, हर एक का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दूसरे से डिफरेंट है। एक तरफ इतने सारे बाल चेहरे पर लटक रहे हैं, नो रिस्पॉन्स, और दूसरी तरफ एक बाल चेहरे पे आ जाए तो आप उसे हटा देते हैं। ठीक है, तो पता चला कि हर एक का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डिफरेंट होता है, जिस पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल हैबिचुएशन की कंडीशन में जनरेट नहीं होता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम स्टिमुलस यानी वो कम से कम स्टिमुलस जिसके ऊपर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, जिसके ऊपर आपका नर्व एक्साइटेड हो, जिसके ऊपर आपका नर्व रेस्पॉन्डिंग हो, हम उस मिनिमम से मिनिमम स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन ये मिनिमम स्टिमुलस हर इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही आया तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल के 2 स्टेप्स हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन होगी कैसे? क्योंकि एक्सॉन की लेंथ होती है तो हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसके थोड़े से सेगमेंट्स बना लेते हैं। अब जब हम सेगमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, अब जब हम सेगमेंट्स बनाएंगे तो अब देखें ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और एक्शन पोटेंशियल कौन सा जनरेट होगा? डीपोलराइजेशन। तो अब डीपोलराइजेशन कैसे होगी कि सोडियम की कंसेंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होती है। मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू भी लिखवा देता हूँ, अगरचे कोई वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि देखिए 2 किस्म के आयंस हैं, सोडियम और पोटाशियम, और अगर हम आउटसाइड और इनसाइड इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप देखें सोडियम की वैल्यू इनसाइड आपको मिलेगी 142 इनसाइड 10, और पोटाशियम की वैल्यू इनसाइड 140 आउटसाइड 10, और इसका यूनिट होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सोडियम की बाहर कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है? 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इनसाइड कितने हैं? ओनली 10। और पोटाशियम की वैल्यू हमें आउटसाइड मिल रही है 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इनसाइड कितनी है? ओनली 140। और आप जानते हैं कि जब मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की तो नॉर्मल आमतौर पे जो मूवमेंट होती है वो होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है यानी एक्सोलेमा में ज़्यादा है, और अंदर कम है यानी एक्सोप्लाज्म में कम है, तो सोडियम मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और पोटाशियम की वैल्यू इनसाइड यानी एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा है और आउटसाइड यानी एक्सोलेमा में कम है, तो पोटाशियम मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सोडियम जो है वो इनसाइड मूव नहीं कर सकता क्योंकि एक्सोलेमा तो उसे अलाउ ही नहीं करती। मूवमेंट पोटाशियम की तो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम के लिए ये सेलेक्टिवली परमेबल है, लेकिन इसकी सिलेक्शन सोडियम के लिए नहीं है। ये प्लाज्मा लेमा, एक्सोलेमा सोडियम को अलाउ नहीं करता। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट हो रहा है? जब सोडियम मूव कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और पोटाशियम मूव कर रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, लेकिन पोटाशियम को मेम्ब्रेन अलाउ कर रही, सोडियम को अलाउ नहीं कर रही। और जब तक ये दोनों चीज़ें मूव नहीं करेंगी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उस वक्त तक ये पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब तक चेंज नहीं होगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है कि अगर हमने सोडियम को अंदर लाना है तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रही। अब चलते हैं हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में, तो उसमें आप सब ने पढ़ा होगा कि एक डिफ्यूजन होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मौजूद है और वो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ये मॉलिक्यूल अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है तो हम इसे कहते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। याद होगा आपको, ठीक है, आप सब ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी यहाँ मेम्ब्रेन आपको अलाउ कर रही है, मेम्ब्रेन सपोर्टिव है। लेकिन बात इस वक्त एक आम मॉलिक्यूल की नहीं हो रही, बात हो रही है इस वक्त सोडियम और पोटाशियम की। ठीक है, तो सोडियम और पोटाशियम पे अगर हम स्विच करते हैं तो देखिए सोडियम हमें बाहर मिलता है ज़्यादा, अंदर मिलता है कम, और पोटाशियम की हम बात करें तो पोटाशियम हमें अंदर मिलता है ज़्यादा और बाहर मिलता है कम। और हमने मूव करवाना है सोडियम को आउटसाइड टू इनसाइड और पोटाशियम को मूव करवाना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड।
तो पोटाशियम तो खुद भी मूव कर सकता है, लेकिन सोडियम को मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। आपको याद होगा कि यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं। मिसाल के तौर पे कैरियर प्रोटीन्स हैं। मिसाल के तौर पे जब आप हार्मोन्स पढ़ रहे होते हैं, हार्मोन का मैकेनिज़्म पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जब हार्मोन का मैकेनिज़्म, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन को लेके जा रहे होते हैं। आपको याद होगा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो रिसेप्टर वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिलता है सोडियम पोटाशियम चैनल। ये सोडियम पोटाशियम चैनल है। मेम्ब्रेन का काम ख़त्म हो गया क्योंकि मेम्ब्रेन तो अलाउ कर नहीं रही। तो अब जो सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है, ये सोडियम मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं, बल्कि अक्रॉस द चैनल। इसलिए हम इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसलिए कि फैसिलिटेटेड क्यों कहा? क्योंकि जो चैनल्स हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सोलेमा सिचुएशन, क्योंकि एक्सोलेमा की सिचुएशन क्या है कि वो अलाउ नहीं कर रही और आपको मूवमेंट करवानी है। तो मूवमेंट करवाने के लिए आपने क्या किया? चैनल्स बना लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पोटाशियम की, तो देखिए पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा है, तो इसको आउटसाइड मूव करवाना है, तो हम इसको भी चैनल के थ्रू ही करवाएंगे, ठीक है। तो चूंकि ये सोडियम पोटाशियम चैनल, सोडियम पोटाशियम गैटेड चैनल, सोडियम पोटाशियम ये वो चैनल्स हैं जो आयंस को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। तो अब सोडियम मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और पोटाशियम मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब यहाँ पे एक सवाल जहनों में और आता है कि सर देखिए सोडियम तो मूव नहीं कर सकता था, उसके लिए चैनल बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन पोटाशियम तो मूव कर सकता था, फिर उसके लिए चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो देखिए कंडीशन को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना होता है, ठीक है। हम दो पाथवे से चीज़ों को मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। पाथवे हमें एक ही रखना पड़ेगा। तो सोडियम के लिए रखना ज़रूरी था, पोटाशियम के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक ही सिस्टम में लाने के लिए हमने पोटाशियम के भी चैनल बनाए, सोडियम के भी चैनल बनाए, ताकि जो आयंस की मूवमेंट है उसको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब सोडियम इस चैनल के अकॉर्डिंग आउटसाइड टू इनसाइड आएगा और पोटाशियम आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि कितना सोडियम, देखो बाहर कितना है 142, अंदर कितना है 10। सोडियम बाहर से अंदर कितना आएगा? पोटाशियम अंदर है 140, बाहर है 10, ये अंदर से बाहर कितना जाएगा, ठीक है। क्या इसकी कोई लिमिट है? बिल्कुल इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट ये है कि इतने सोडियम को बाहर से अंदर लाना है और इतने पोटाशियम को अंदर से बाहर लेके जाना है कि अंदर जो पहले -65 मिलीवोल्ट था वो चेंज होके एग्जैक्ट +40 मिलीवोल्ट हो जाए, ठीक है। यानी आपने सोडियम को इतना अंदर लाना है और पोटाशियम को इतना बाहर लेके जाना है कि -65 मिलीवोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू +40 मिलीवोल्ट। ये है डीपोलराइजेशन, सही। अब चूंकि इम्पल्स को मूव करवाना है टूवर्ड्स द सीएनएस, क्योंकि मैसेज कहाँ जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले आपने नर्व में पढ़ा था कि तमाम मैसेजेस सीएनएस तक जा रहे होते हैं। तो आपको मैसेज तो लेके जाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और इसके लिए हमने पढ़ा कि एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक्सॉन की लेंथ ज़्यादा होती है, हमने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब ये इम्पल्स आगे जाएगा ना, आगे जाएगा तो सीएनएस तक जाएगा। तो हम इसको सीएनएस तक कैसे ले गए कि पहला सेगमेंट डीपोलराइज हुआ। अब ये इम्पल्स को जब आगे फॉरवर्ड करना चाहेगा, क्योंकि हमने इम्पल्स को सीएनएस तक लेके जाना है, तो अब जो अगला सेगमेंट होगा एक्सॉन का वो डीपोलराइज होगा, यानी कि सोडियम अंदर आएगा, पोटाशियम बाहर जाएगा, -65 दोबारा से +40 हो जाएगा। तो ये सेगमेंट क्या हो गया? डीपोलराइज, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ थी, देना किसी और को था, वो आपका नहीं था। जब आप पूरा आगे बढ़ा देते हैं तो आपके पास क्या पहली वाली सिचुएशन आ जाती है, आप पहले से उसी स्टेट में वापस चले जाते हैं। इम्पल्स इस हिस्से में जनरेट हुआ, ठीक है। इसके पास जो इम्पल्स था वो इसने आगे मूव करवा दिया, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हिस्सा काम कर रहा है, जो डीपोलराइज है ये हिस्सा काम कर चुका है, ये अपना काम आगे फॉरवर्ड कर चुका है। तो ये हिस्सा दोबारा से रेस्टिंग में चला जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -65, ठीक है। हम इसे कहेंगे रीपोलराइजेशन, सही। ये रीपोलराइज हो गया, दोबारा से रेस्टिंग में चले जाने को रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो -65 मिलीवोल्ट कैसे होगा? यकीनी तौर पे आप समझ गए होंगे कि जो सोडियम बाहर से अंदर आ गया था वो वापस बाहर अपनी जगह पे चला गया, जो पोटाशियम अंदर से बाहर चला गया था वो वापस अपनी जगह पे आ गया। तो दोबारा से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? -65। इस तरीके से अब अगला सेगमेंट जब डीपोलराइज होगा तो पिछला क्या हो जाएगा? रीपोलराइज, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पल्स आगे की तरफ जो बढ़ रहा है, मूव कर रहा है कि हर आने वाला सेगमेंट, आगे वाला सेगमेंट जो है वो डीपोलराइज हो रहा है
पीछे वाला सेगमेंट अपना काम कर चुका है, वो रीपोलराइज हो रहा है और इम्पल्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स द CNS। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी इम्पल्स का आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ फैलना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे और वो है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि एक एक्सॉन इस किस्म का है जिसमें माइलिन शीथ है और एक एक्सॉन इस किस्म का होता है जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता। जैसे हमने इसमें माइलिन शीथ का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जो एक्सॉन का पीस आपको नज़र आ रहा है इसमें ये माइलिन शीथ बनी हुई है। और आप जानते हैं दो माइलिन शीथ के दरमियान में क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, देखिए एक होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप वॉक कर रहे हैं और एक होता है कि आप जंप कर रहे हैं। जब आप स्टेप टू स्टेप मूव करेंगे तो आपको टाइम लगेगा और जब आप जंप करके जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग हर स्टेप पे पैर रखते हैं, ये वॉकिंग स्टाइल कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी स्टेयर्स चढ़ते हैं कि एक स्टेप पे आपका पैर होता है, फिर 1 से 2 स्टेप आप स्किप करके अगले स्टेप पे पैर रखते हैं। पहला स्टेप, 2 स्टेप माइनस हो गए, चौथे के बाद 7वां, 7वें के बाद 10वां। ठीक है, तो आप वॉकिंग स्टाइल में नहीं जा रहे, आप सीढ़ियों के ऊपर भी जंप करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो चल के जाना ये स्लो पहुँचना है और जंप करने से आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये जो इम्पल्स की ट्रैवलिंग थी ये वॉकिंग स्टाइल कहलाता है और ये जो माइलिनेटेड नर्व है इसमें जंपिंग स्टाइल कहलाता है, जिसको हम सॉलिटेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इनसाइड वर्किंग नहीं हो रही। देखें इम्पल्स आया तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है ये डीपोलराइज हुआ, इसने अपना इम्पल्स अगले नोड ऑफ रेनवियर को दिया, तो अब ये डीपोलराइज हुआ, ये काम कर चुका है, ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। फिर अगला नोड ऑफ रेनवियर डीपोलराइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। तो यहाँ पे देखिए इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो वॉकिंग स्टाइल में नहीं बल्कि जंपिंग स्टाइल में है और इम्पल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये स्किप हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें इम्पल्स की कंडक्शन फास्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा किसी इंसान को करंट लग जाए तो हाथ फौरी तौर पे पीछे हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं ये माइलिनेटेड नर्व्स हैं जहाँ पे इम्पल्स की कंडक्शन नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर होती है। ठीक है, अब चलते हैं इस टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि एक नर्व ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ। ठीक है, सीनेस तो यहाँ कहीं मौजूद है ना, इस जगह मौजूद है। यहाँ से जो है ये रिसेप्टर है आपका और यहाँ से स्टिमुलस चलना शुरू हुआ तो एक न्यूरॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से और भी न्यूरॉन्स होंगे, फिर चलते चलते वो इम्पल्स सीनेस तक जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये पहले न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा है, वही एक्सॉन नर्व जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये दूसरे न्यूरॉन का पहला हिस्सा है। इन दोनों के दरमियान में एक गैप है। ठीक है, जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं ना तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फिज़िकल कनेक्शन। मिसाल के तौर पे आप वायरिंग कर रहे हैं और एक रूम से वायर को दूसरे रूम तक लेके जाना है। ठीक है, तो एक रूम से दूसरे रूम तक जब आप वायर लेके जाते हैं और वायर छोटा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूसरा वायर का पीस लेते हैं और उसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं। तो मिला दिया, जोड़ दिया ताकि करंट का फ्लो हो सके, तो इसे कहते हैं फिज़िकल कनेक्शन। लेकिन यहाँ हमें कोई फिज़िकल कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए पहला न्यूरॉन, इसका आखिरी हिस्सा, दूसरा न्यूरॉन, ये इसका पहला हिस्सा, इसमें कोई फिज़िकल कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा बल्कि बीच में गैप है। और जब गैप हो और चीज़ों को मूव करवाना हो तो फिर हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है और वो है डिफ्यूजन। यानी इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो डिफ्यूजन के तौर पे होगी पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो अगर ये 2 न्यूरॉन के दरमियान में गैप है तो इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। तो अब साइनेप्स से ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, साइनेप्स से पहले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्री,
तो हम इसे कहेंगे प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी साइनेप्स से पहले, और ये साइनेप्स के बाद है तो हम इसे कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट या मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका एक्सॉन नोब यहाँ होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता, नीचे नहीं होता, ऊपर की तरफ, ये एक्सॉन नोब है। और आप पढ़ चुके हैं कि इसी एक्सॉन नोब के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि प्रोपेगेशन हो रही थी, इम्पल्स आगे जा रहा था, आगे जाते 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 न्यूरॉन यहाँ ख़त्म होने जा रहा है और इम्पल्स आपका यहाँ मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, ये इम्पल्स आपका यहाँ मौजूद है जिसके नीचे साइनेप्टिक वेसिकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब इस इम्पल्स को आपने मूव करवाना है फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन, ताकि इम्पल्स जो है स्टेप बाय स्टेप सीनेस तक जा सके। ठीक है, अब इस इम्पल्स को अगर आपने मूव करवाना है तो मैंने कहा फिजिकल कनेक्शन नहीं है, आपको डिफ्यूजन करवानी होगी। तो डिफ्यूजन करवाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो, क्योंकि जब तक कोई चीज़ मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होगी डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊँ, आपने एमीबा पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है, लेकिन जब इसको एक्सक्रीट करना होता है, रिमूव करना होता है, तो यहीं से रिमूव नहीं होता, ये मूव करता है टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन हमेशा मेम्ब्रेन पर जाकर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो मेम्ब्रेन पर नहीं है, मेम्ब्रेन से ऊपर है। बात आ रही समझ में? तो जब ये मेम्ब्रेन से ऊपर है तो आप इसको पहले मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर आएँ ताकि डिफ्यूजन हो। तो मेम्ब्रेन के ऊपर कौन लाएगा? तो आप देखें जो एक्सॉन नोब है, इस एक्सॉन नोब की दीवारों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम आइंस। ये कैल्शियम क्या करते हैं, ये कैल्शियम जाके बाइंड हुआ साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ और इसने कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसने इसको मूव करवाना शुरू किया। अब देखें ये यहाँ नहीं है, ये मूव करके ये साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ आ गया और इसके ऊपर क्या है, इम्पल्स, और इनसाइड क्या है इसमें, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ आ गया। तो ये इसको इस पोजीशन पे लाने वाला कौन है, कैल्शियम। और क्यों लाया गया, ताकि अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी डेफिनेशन थी कि न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमिशन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमिशन करते हैं। और न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो अब ये जो इम्पल्स है ये न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मूव करेगा, जिसको हम कहेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो इम्पल्स मूव कर गया फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, और फिर कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम इस साइनेप्टिक वेसिकल को फिर से इसकी अपनी पोजीशन पर वापस लेके जाएगा। इस तरीके से इम्पल्स मूव करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, उम्मीद है कि आज की ये क्लास, आज का ये लेक्चर आपको यकीनी तौर पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे प्रोफेशनल, जो मेरा अपना ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मेरे अपने नाम से है, डॉक्टर इरफान अहमद हाशमी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ये हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए इसको अपलोड करेंगे और इसका लिंक जो है मुख्तलिफ रिसोर्सेज़ के ज़रिए भी आप तक पहुँचेगा, जिसमें SKN और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं, मेरे अपने प्लेटफॉर्म से भी, मेरे अपने सोशल नेटवर्क से भी। ठीक है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आप उसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुँचे। ठीक है, और आखिर में फिर दोबारा वही बात कि आपके वो तमाम क्लास फ़ेलोज़, आपके जो कॉलेज फ़ेलोज़ हैं, कोचिंग फ़ेलोज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट है सेकंड एक एग्ज़ाम देंगे 2021 में, या 2021 में जो है वो MCAT का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हम CAT के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के साथ साथ जो है ड्यूरिंग वीडियो भी जो है आपको इसकी स्लाइड्स जो है आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, दूसरों को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि आपकी ऑनलाइन MCAT की क्लासेस और बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।